तो हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। चलो हम चैप्टर से चलते हैं। द्विघात समीकरण वाला क्लास 10th का द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण वाला जो चैप्टर है उसके हमने पहला तो आपको करा दिया था। उसके 8 पार्ट्स थे पहले के, उनमें से हमने आपको 5 करा दिए। 5 भी उनके बेस पर ही थे, उनसे अलग नहीं थे। अगर आपने पढ़ी मतलब हमने जो 5 क्वेश्चन की क्लास दी थी, अगर आपने बढ़िया तरीके से ली होगी तो आपको कुछ नहीं होगा भाई, उससे आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। तो देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के उस पर चलते हैं। 4 पार्ट्स हैं, सभी को बताएंगे हम आपको, बड़ी बाकायदा से आपको समझ में आएगा। तो समझने की थोड़ी ज़्यादा कोशिश करें, एक एक क्वेश्चन को समझें। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसको देखकर विद्यार्थी जो ऐसे कहता है यार इसे कैसे समझो यार, ये क्या है क्या नहीं है। क्योंकि भाई हमने भी 10th क्लास की थी, हमें भी ऐसा लगता था। लेकिन आपको अब नहीं करना है ऐसा काम। अब इतना सरल बनाए करेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों से डर सा लगता है भाई, इसको कैसे करें, इसको कैसे न्यूमेरिकल की तरह दिखाएं या क्वेश्चन की तरह दिखाएं। जैसे हमें पहले 4.1 में क्वेश्चन दिखे थे, उसी प्रकार आप ऐसे कहते हैं यार ऐसा आता तो करते, लेकिन हम आपको इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझाएंगे। और देखो प्रश्नावली 4.2 हो रहा है जिसमें द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करना, उसको भी अच्छी तरीके से समझाएंगे। मतलब ये अगर आज इस चैप्टर में से कोई एक भी क्वेश्चन आ गया आपसे छूटेगा नहीं। तो चल देखो, सबसे पहले हम आपको रटाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा। आप ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है, इससे अदर भी क्वेश्चन आएंगे उसको भी कर सको। लेकिन हाँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, इससे अलग क्वेश्चन आ नहीं सकता है। एनसीईआरटी है ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, आंसर लिखते हैं इसका हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार आयत है, एक आयत कैसा होता है, ऐसा। चलो आयत फायदा को छोड़ो, क्वेश्चन डायरेक्टली करते हैं। एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, 528 हाँ 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से, जो क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मान लो माना क्षेत्र की चौड़ाई x मान लिया हमने। और हाँ इस चीज को ध्यान रखो, x का मान रखने से क्वेश्चन टफ नहीं, मतलब इजीली हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। x को आप बिल्कुल ऐसा मन समझना कि भाई x आगे से दिमाग समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। x से क्वेश्चन जो सॉल्व अच्छी तरीके से हो जाते हैं। x का मान रख के देखो, क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। माना हमने मान लिया चौड़ाई x है, जो क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, मान हमने चौड़ाई x कर ली, चौड़ाई के दुगने, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई का दुगना मतलब 2x। भाई 2x होगा, चौड़ाई का दुगना x का दुगना 2x, और के दुगने से क्या अधिक है, एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है। इस चीज को समझ में आया है नहीं। और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल में कितना दे रहा है, 528 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया, लंबाई कितनी हमारी 2x प्लस 1 और इंटू x। और देखो 528 मीटर को हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, पहले इसमें और फिर इसमें, तो 2x स्क्वायर और x प्लस के x। वही नियम लागू करना है जैसे हमने पहले करते थे कि इसको इधर 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू ये हमारा ऐसे है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई है नहीं, ये इसको हम इधर लिख सकते हैं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस इधर वाली संख्या को हम इधर ला देते हैं। अगर हम 0 में इक्वल टू में करते थे, प्रश्नावली 4.1 में किया था, जैसे कि हमने पक्षांतर वाला, तो इसमें क्या करते थे 2x स्क्वायर माइनस प्लस x, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस में लिख दी 500
28 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन से पहले की लाइन और लिख रही थी हमारी कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं? ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है या नहीं? भाई बिल्कुल है। मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त है। सही से बताना क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? पहले देखो सही से बताना आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, देखो अभी लिखना पड़ रहा है तो ठीक है। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा और उसका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। भाई इसको नोट कर लेना। ये भी हमारा सेकंड आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या करें? सेकंड क्वेश्चन को हम आप सीधा पढ़ा के सुनाएंगे क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। अबे यार क्वेश्चन कैसे है कि हमारा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, सिर्फ आप अपने आप करोगे इसका आंसर। क्वेश्चन का है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो योगफल है। देखो क्रमागत संख्या कौन कौन सी होती है? क्रमागत संख्या, क्रमागत एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, मतलब ये चलता ही रहता है, ठीक है। मतलब ये क्रमागत संख्या हमारी आती जाती है। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो क्रमागत धन पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना है हमारा? 306 है। दो क्रमागत कौन सी होगी हमारी? एक ये हो गई और एक ये हो गई। क्वेश्चन को समझ, सबसे पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को क्या करना है? ज्ञात करना। वो किसमें? द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण इसमें लिख रहा नहीं है, लेकिन हमें पहले ही क्वेश्चन 2 में लिख दिया था, निम्न योग में जो भी है। और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को, दो क्रमागत दिए हैं, फर्स्ट सेकंड धनात्मक पूर्णांक है, इनका गुणनफल है। तो x इंटू एक्स प्लस 1, गुणनफल कितना है? 306, ठीक है भाई। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में तो माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की जय श्री राम व्यक्त है, ठीक है। सॉल्यूशन ये हमारा निकल के आया नहीं, ये बताओ। मैं तो ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आया नहीं, सॉल्यूशन समझ में आया नहीं। क्वेश्चन आप नोट कर लेना भाई। तो क्वेश्चन आपको लिख लेना। पहले तो आपको क्या करना? क्रमागत संख्या लिखनी। क्रमागत संख्या कौन कौन सी होती है ये भी आपको पहचान होनी चाहिए। क्रमागत संख्या होती है एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, मतलब चलता ही रहता है इनफाइनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो भी हम समझेंगे और करेंगे भी। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोहिणी की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, माना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली लाइन पढ़ो सबसे पहले। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ, माना रोहन की आयु
एक्स है तथा रोहन की माँ की आयु कितनी है? x प्लस 26। अभी हमने x प्लस 26 कैसे लिखा? क्वेश्चन से समझना। मानो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मानो रोहन है, रोहन की जो माँ है उससे, हमें रोहन की आयु पता तो नहीं है, अभी हमने x मान लिया। मानो रोहन की आयु x है, लेकिन उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। मानो रोहन की आयु 5 वर्ष थी। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, रोहन की आयु 5 वर्ष थी, और लेकिन उसकी जो माँ है वो कितनी बड़ी है? उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो ऐड ही तो हो जाएगा भाई 26 और ये, और रोहन की माँ की आयु कितनी निकल रही है? 31 वर्ष। तो हमने क्या किया? सबसे पहले क्या करते हैं उसको, रोहन की आयु x, ठीक है, रोहन की माँ की आयु x प्लस 26। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करा क्वेश्चन। इनकी आयु का गुणनफल, इनकी जो आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात दोनों की जो आयु का जो गुणनफल है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360। 3 वर्ष पश्चात का मतलब है x प्लस 3 एंड 26 प्लस 3। 3 वर्ष पश्चात का मतलब है दोनों में तो 3 वर्ष पश्चात है, प्लस 3 वो ऐड होगा इसमें। प्लस 3 ऐड होने के लिए अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x थी, और 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? x प्लस 3 तथा 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु x प्लस 26। 3 वर्ष पश्चात है तो प्लस 3, कितनी निकल के आएगी टोटल? रोहन की माँ की आयु x प्लस ऐड हो जाएगा 29। इनका जो गुणनफल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 360 है गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल, मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू गुणनफल कितना है? 360 है भाई। यहाँ तक समझ में आया नहीं? ये चीज़ बताओ पहले तो मुझे, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आया हो तो आगे चलते हैं। क्या करना है? सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई करना है। करो तो फिर इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इसका 29 में करेंगे तो प्लस के 29 में तो 29x। अब देखो इसको चलते हैं, अब इसको लेते हैं 3 को, ये तो हमारा हो गया, इसका मल्टीप्लाई तो हो गया। अब हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का लेंगे x में सबसे पहले, फिर लेंगे 3 का हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम x में, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 29 में। तो सबसे पहले प्लस के 3x प्लस के मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 का 7, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है। देखो 9 3 नाम 27 का, 9 3 27 का 7 2 3 6 7 8, ठीक है भाई। इज इक्वल टू 360 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया या नहीं? एक बार और बता देता हूँ थोड़ा साफ करके। x का मल्टीप्लाई करना है हमें सबसे पहले x में, और x का मल्टीप्लाई करना है फिर हमें 29 में, ठीक है। फिर हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है x में, फिर 3 का ही मल्टीप्लाई करना है हमें 29 में। देखो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का फिर 29 में करेंगे
तो 29x, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का 3x का मल्टीप्लाई करेंगे 29 में तो 87 देखो 3 नाम 27 का 7, 3 दूनी 6 और 2 8 इक्वल टू 360। अब देखो क्या करते हैं, वही चीज जो हम पहले में करते पक्षांतर वाली जो चीज थी, तो x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। प्लस में तो माइनस में आ जाएंगे आप। x² 29 प्लस की और 3 प्लस की, 29x और 3x 31 है, वो 32x, ठीक है जी, 29 और 3 32x, और ये माइनस की जाता है तो 360 में से अगर आप 87 घटाओगे 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ क्या बचे, 5, तो 7 बचे 2, घटा देना, अब यही आएगा 273, ठीक है। 2 माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 32x माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। शंकर भगवान की जय। ये हमारा क्या निकल गया सॉल्यूशन। तो इसका हमने देखो ये क्वेश्चन आप क्या कहोगे भाई, इसकी क्वेश्चन एंड में क्या कह रहा था, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की क्या करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी, लेकिन किस में ज्ञात करनी है, हमें किस में करनी है, द्विघात समीकरण में, जो कि हमने निकाल दिया है। x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चीज समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथा क्वेश्चन हम आपको आधा बताएंगे, क्योंकि जो भाई अगर देखो सबसे पहले तो अगर किसी ने भाई ने ये पूरी वीडियो देखी होगी ना, कमेंट तो वही करेगा, क्योंकि चौथा क्वेश्चन उसी के समझ में नहीं आएगा, मैं चौथा क्वेश्चन में कराऊंगा नहीं, आधा कराऊंगा लेकिन कराऊंगा। अगर किसी भाई ने कमेंट कर दिया ना, एक कमेंट भी आ गया भाई चौथा क्वेश्चन और बता, भाई मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, स्पेशल आएगी वीडियो। चलो चौथा क्वेश्चन क्या पढ़ के सुना देते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से, माना चाल, माना चाल x क्या है, किससे इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम हिमांशु। x किलोमीटर। देखो चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा है हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करते हैं, माना चाल हमारी x है, दूरी कितनी निकल गई हमारी, चाल दूरी कितनी है हमारी 480 किलोमीटर। समय कितना है हमारा, समय इक्वल टू समय इज इक्वल टू दूरी बट्टे 4। फॉर्मूला ये है हमारा, समय दूरी कितनी है हमारी 480, चाल कितनी है हमारी x, ये हमारा समय निकल गया। क्वेश्चन आगे चलते हैं अब। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, माना इसकी जो चाल है इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती है, कम होती है। सबसे पहले तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम वाली करो, 480 अपॉन x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो रही है, कम हो रही है। किलोमीटर प्रति घंटा तो यही है ना हमारा x, इसी में से क्या हो रही है 8 कम हो रही है, 8 कम हो रही है, तो 8 हमने यहां पर कम कर दी, किससे हो रही है, इससे हो रही है। 480 बटे x, आगे करते माइनस ये हुई है ना हमारी, और तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लेती है। हमारा समय ही तो है ये 3 घंटे, ठीक है, समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब इसको कर लो भाई, अब इसका सॉल्यूशन कर लेना आपको, सिर्फ यहाँ तक करा दिया मैंने भाई, इससे आगे भिन्न बना लेना, इसका और इसका एलसीएम ले लेना भाई, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।
मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो मैं आंसर क्या आएगा लास्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 इज इक्वल टू 0। भाई देखो इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ मैं। प्यारा सा कमेंट करोगे तो भाई हो जाएगा तुम्हारा काम। इस क्वेश्चन को भी बड़ी स्टाइलिश तरीके से करेंगे भाई। क्वेश्चन देखो, अगर हमने आपको जो भी क्वेश्चन करा आपकी समझ में आया या नहीं ये बता देना, सिर्फ मुझे कमेंट में बता देना भाई। समझ में आया तो ही बता देना यार, बता देना, क्योंकि मुझे भी थोड़ी वो मिलेगी यार, कह सकते हो। और मुझे यार तुम्हारी कमेंट से मोटिवेशन मिल जाता है। एक कमेंट प्यारा सा कर दोगे ना भाई यार, ऐसा लगेगा यार वीडियो कहीं तो जा रही है, यहाँ पे लग जाए। तो ठीक है भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव। और सावन का महीना चल रहा है उसके लिए हर हर महादेव। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारे हो गए। और प्रश्नावली नेक्स्ट चलेंगे 4.2 प्रश्नावली कौन सी है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने। द्विघात समीकरणों मूल ज्ञात करने भाई, एक क्वेश्चन ऐसे कराएंगे कि खुद करोगे यार। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 को खुद करोगे तुम। खुद कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 कराऊंगा बड़े। देखो 5 में से मैं 5 ही कराऊंगा क्वेश्चन तो मैं, क्योंकि इसमें पहला दूसरा और 5वां तो सेम है, लेकिन वो 3rd और 4th वो अलग है। लेकिन हम कराएंगे आपको 5 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एक छोड़ देंगे, नहीं कराएंगे 5 क्वेश्चन। तो ठीक है भाई,